पर मोदी जी का जो लेह का दौरा है उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई सवाल उस दौरे पे खड़े हो रहे हैं। देखिए, मोदी जी का जो दौरा है और जिस तरह से उनका गोदी मीडिया उसका प्रचार कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा पता नहीं जैसे कितना बड़ा तीर चला दिया हो मोदी जी ने। जैसे मतलब यहीं से जो चीन को जो सुट लिया हो, अब कुछ रहा ही नहीं, कहानी खत्म हो गई हो चीन की, है ना। उसको जो ठीक करना था, जो 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो यूं कहो कि जिनकी निर्मम हत्या चीन ने की है, और जो हमारे 10 सैनिक जिनमें 4 ऑफिसर्स थे जिनको बंधक बना रखा और छोड़ा जिनको बहुत बाद में, और 76 जो हमारे सैनिक हैं जो घायल हुए, तो ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी के दौरे से जो मोदी मीडिया कह रहा उन सब का बदला हो गया, चुक गया। मोदी जी का लेह का दौरा इस देश की भोली भाली जनता की आंख में धूल झोंकने से ज्यादा और कुछ नहीं। जब आप सीमा पर जा रहे हैं, जहां आपके मतलब सेना की इतनी बड़ी क्षति हुई है, एक एक सैनिक को तैयार करने में देश का कितना समय और पैसा लगता है, आप इसको लगाओ। दूसरा, उसका पूरा परिवार सैनिक का बर्बाद हो गया, पूरा परिवार। मैं दावा के साथ कहता हूं कि ये सरकारें देखने भी नहीं जाती हैं और ये सरकार भी देखने नहीं जाएगी जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को, उनके घरों को क्या उनकी हालत है। बस पहले दिन आए जब उनका शरीर आता है, अंतिम संस्कार धूमधाम से कर दिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, उसके बाद उनके परिवार की क्या स्थिति है कोई देखने नहीं जाता। मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। 21-22 साल हो गए कारगिल युद्ध को। कारगिल युद्ध में जिन सैनिकों के हाथ या पैर कटे या किसी तरह की गंभीर क्षति हुई, आज तक उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिला। यहां तक कि सरकार ने उन अपने ही सैनिकों के खिलाफ उनके डिपार्टमेंट ने मुकदमे कर रखे हैं। 21-22 साल हो गई, उनकी हालत यह है, तो तुम देखने क्या जाओगे? उन सैनिकों की क्या हालत है? उन सैनिकों के विषय में मोदी जी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। चीन के विषय में आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब इस मसले पर पूरा देश आपके साथ में है, हर कोई, हर पार्टी, छोटी बड़ी सारी पार्टी, सारे संगठन, सब लोग आपके साथ में खड़े, क्योंकि देश की बात अलग है और राजनीति बाकी जो है वो अलग है। हमारी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी भी पूरी ताकत से इस मसले पर, चीन के मसले पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो मोदी जी बोलते क्यों नहीं है? जब सारी पार्टियां खड़ी हैं तो मोदी जी को चीन का जो माकूल जवाब देना चाहिए। आपने 59 ऐप बंद कर दिए, तो क्या 59 ऐप 20 जवानों की शहादत का माकूल जवाब है, बदला है क्या 59 ऐप बंद करने से? और दूसरी बात यह है कि आप जो वहां जाके कह रहे हैं, चीन का नाम लिए बिना विस्तारवाद की आप बात कर रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैंने वो नोट कर लिया है, हूबहू जो एग्जैक्ट उन्होंने शब्द बोले हैं उससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं माननीय मोदी जी जो अपने उस भाषण में। देखिए, कहते हैं मोदी जी, साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग, इसी जो ये मैं लाइन आपको पढ़ रहा हूं, इसी को माना जा रहा है कि चाइना को इंगित करके किया, चाइना की तरफ इशारा करके कहा है और इशारों इशारों में समझा दिया। भाई तुम्हारे इशारे गजब के हैं, सब इशारों इशारों में समझाते थे। सो ये है वो बात जिसको, साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है, विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में इसी तरह शब्द बोले उन्होंने, विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, अहित नहीं बोला, हित किया, मानवता का विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूलें, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। अब आप ये बताइए, विस्तारवाद कौन नहीं चाहता? रशिया क्या विस्तारवादी नहीं है? हालांकि हमारा दोस्त है, पुराना दोस्त है, हर मुसीबत के समय में रशिया ने हमारा साथ दिया, लेकिन इस सरकार ने उसका साथ छोड़ा और जब जरूरत पड़ी है
तो जाके वहां सौदा करने गए, रक्षा मंत्री गए, जो मिग 21 का, मिग 29 का, सुखोई 30 का सौदा करके आए हैं, करके आए नहीं करके आए हैं। विस्तारवादी उनकी भी नीति है। विस्तारवाद अमेरिका की सबसे बड़ी अब तो नीति अमेरिका की है। और मुझे खतरा इस बात का है, मैं आपको यह बताऊं कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनका कहना यह है कि हम भारत और एशिया की तरफ अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। अगर किसी भी तरह से अमेरिका की सेना भारत आ गई मदद करने के नाम पर, तो आप मान लीजिए भारत हमेशा के लिए अमेरिका का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका का यह इतिहास रहा है, जहां जहां उसने अपनी सेनाएं भेजी उसके बाद में आज तक वो सेनाएं वहां से वापस नहीं आई है। और वो सेनाएं जो है वहीं पर बस जाती हैं, वहीं उनका खर्चा भी, शुरू में तो कहते हैं कोई खर्चा नहीं चाहिए, बाद में पूरा खर्चा उन सेनाओं को उसी देश को देना पड़ता है। और वो जो वहां की नीतियां हैं उस देश की, उन नीतियों पर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। यह स्थिति है। तो सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि क्या स्थिति है, लेकिन यह न्यूज है और यह न्यूज बड़ी जबरदस्त इस समय चल रही है। तो इस न्यूज को, अगर इस न्यूज में जरा सी भी सच्चाई है, तो हमारे लिए चाइना से भी जबरदस्त खतरे की घंटी है। ये अमेरिका की सेना अगर हमारे यहां मदद के लिए आती है, तो मैं नहीं जानता हूं, सरकार अगर ऐसा है तो कोई कदम न उठाए, सरकार इस पर गंभीरता से सोचे। दूसरी बात, सबसे ज्यादा विस्तारवादी नीति अमेरिका की है। इधर मैंने रशिया बता दिया, चाइना बता दिया, बाकी और देश हैं, क्या उनमें से कई देशों की विस्तारवादी नीति नहीं है? और जब आप कहते हो अखंड भारत, उस अखंड भारत में आप भारत के साथ साथ बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को और अफगानिस्तान को, इसको भी शामिल करते हो। पुराना भारत जो उस समय सम्राट अशोक के समय का था, उसको आप करते हो अखंड भारत। तो तुम्हारी नीति विस्तारवाद की नहीं है। और ये हिंदू राष्ट्र की जो बात आप कर रहे हो, ये क्या है भाई? ये विस्तारवाद नहीं है। तो कहना क्या चाह रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद यही पता नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसका असली अर्थ क्या है। सो सबकी नीतियां हैं। इससे सेना का क्या हुआ? सेना को इससे क्या लाभ हुआ? सेना का क्या मनोबल बढ़ा? सेना को क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। इसके अलावा आप देखें जो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं वहां पर, भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। अगला ही सवाल, अगला ही उसके पीछे आगे जो लाइन है, दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। भाई आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं आधुनिक से आधुनिक तकनीक के अस्त्र शस्त्र बना रहा, हथियार बना रहा, तो फिर आधुनिक तकनीक बाहर से कहां से ला रहे हो भाई? क्या है ये समझ? मतलब लोगों को पता नहीं और आप बड़े बड़े शब्दों का जाल फैलाकर, बड़े बड़े शब्द बोलकर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हथियार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है अपने इसी भाषण में, आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो इसके लिए है, सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। क्या ध्यान दे रहे हैं आप? आपको मालूम है जो रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारी सेना है, उस सेना के पास जरूरी इक्विपमेंट नहीं है। अभी तो एक न्यूज ऐसी आई कि जो जरूरी वहां चश्मा चाहिए, जो एक अलग तरह का क्वालिटी का एक चश्मा है, क्योंकि वहां पे बहुत ऊंचाई पर है, बर्फ है और जो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है उससे आंखों पे बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, आंखें खराब हो जाती हैं। उसके लिए जो चश्मा, अभी तक तो वो भी नहीं, कई मतलब न्यूज आई कि वो भी आपको प्रॉपर नहीं है। जो सूट चाहिए उस इलाके में काम करने के लिए वो नहीं है। जो कारगिल का युद्ध हुआ उस जमाने में, मेरा एक साथी वहां पे एक उसमें था, उस लड़ाई में गया हुआ था, वो एक मोर्चे पर था, वो उसने जो बताया पूरी जबरदस्त तरीके से उसने बताया। उसने कहा कि जो हमने जो पोस्ट सौंपी गई थी, हमने वो पोस्ट जीत ली। 3 टुकड़ियां थी, एक में वो था, 2 और थी। उन 2 टुकड़ियों में जो साथी गए उनमें से 11 साथी मारे गए। इसकी टुकड़ी में 30 साथी थे, वो 30 के 30 वापस आए। और जब वे वापस आए तो जीतने के बाद में उन्हें खाना क्या मिला? सूखी पूड़ियां 3-4 दिन की, ये उन्हें खाने के लिए मिला। तो खाने के लिए नहीं दे पा रहे आप सेना को, जो उसका आपने देखा होगा तेज बहादुर का वो दिखाया गया आपने। सो आप सेना को आप कह रहे हैं कि इन सब चीज का ध्यान रख रहे हैं। क्या ध्यान रख रहे हैं आप? क्या चीज आप सेना को दे रहे हैं? सेना में आप कटौती करने जा रहे हैं। संदेश क्या दे रहे हैं प्रधानमंत्री वहां जाकर? कोई संदेश मैं नहीं मानता। और कहते हैं लोग बात कह रहे हैं कि वहां सेना का मनोबल बढ़ा। क्या भारत की सेना इतनी कमजोर है कि उसका मनोबल गिरा हुआ है और प्रधानमंत्री के जाने से बढ़ेगा? अरे भारत की सेना का मनोबल इतना ऊंचा है कि यहां की लीडरशिप अगर सही हो जाए
तो सेना वो करके दिखा देगी जो ये कभी सोच नहीं सकते हैं। इतनी मजबूत, इतनी हिम्मत वाली, इतनी लड़ाका हमारी सेना है, इतनी प्रबल हमारी सेना है। दुनिया में हमारी सेना ने नाम किया है, पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर जो हमारी दुनिया में गई है हमारी सेना, उसने नाम किया है। क्या मनोबल आप बढ़ा कर आए हैं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि बिहार में चुनाव है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। उसका रक्षा मंत्री का आप दौरा रद्द करके आप जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री का वहां जाना हमारी ताकत नहीं, हमारी कमजोरी दिखाता है। एक छोटी सी जो ये सब चीज हुआ है, इस घटना के बाद में मैं मानता हूं हमारे सेना प्रमुख का जाना ही वहां के लिए काफी था। उसके बाद अगर ज्यादा था तो रक्षा मंत्री चले जाते। प्रधानमंत्री का सीधा जाना कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। और जो पूरा उनका भाषण है वो सारा का सारा केवल और केवल राजनीति है। लोग कहते हैं, बड़ी मुझे दुख की बात है कि कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर शक नहीं है, नियत पर शक नहीं है। तो काय पर शक है भाई? और काय पर शक है? क्या ईमानदारी है प्रधानमंत्री की? क्या नियत है प्रधानमंत्री की? क्या प्रधानमंत्री ने वहां OROP, वन रैंक वन पेंशन का जिक्र वहां जाके किया कि चाहे वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मामला हो, हमने उस समय काम किया। वन रैंक वन पेंशन वाले पर आज भी 6 साल हो गए। आप जाके देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर, वहां पर जो सैनिक हैं वो आज भी धरना दे रहे हैं लगातार। 1700 दिन से शायद ज्यादा हो गए, 6 साल से ज्यादा हो गए हैं उन्हें धरना देते हुए। आप कह रहे हो वन रैंक वन पेंशन? आपने जिस तरह से सैनिकों के साथ में धोखा किया है और मतलब जिस तरह से लोगों को गुमराह किया है, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। कुछ काम नहीं किया, केवल राजनीति और कुछ नहीं। लेकिन सर देश का मीडिया तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री वहां गए और चीन डर गया और पाकिस्तान भी डर गया। नहीं, आप अपने मन में कुछ भी करते रहिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बेशक आप कीजिए, वही तो कर रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि चीन वाकई में डरे, चीन पे वाकई में असर हो, तो बहुत ही कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और वो कठोर कदम केवल कहने से नहीं, आप तो कह भी नहीं पा रहे हो। जब चीन का नाम नहीं ले पा रहे तो कठोर कदम क्या उठाओगे? कठोर कदम ना केवल उठाने पड़ेंगे बल्कि वो दिखने चाहिए, साफ साफ दिखने चाहिए, पूरी दुनिया को दिखने चाहिए कि भारत ने ये कठोर कदम उठाया। क्या सरकार ने कठोर कदम उठाया अभी तक? सरकार मीडिया तो सर दिखा देना। मीडिया तो गुलाम है, दलाल मीडिया है, गुलाम मीडिया है, गोदी मीडिया है, उनका मीडिया है, जो चाहे करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक वही है ना, उसी कंपनी से जिसकी आप बात कर रहे हैं। जो ऐप आपने कर रहे हैं उसमें टिकटॉक वाले से 30 करोड़ रुपए लिए हैं। बताएंगे सरकार जब कहां से लिए हैं, कैसे दिए आपने? और केवल यही नहीं है, मैं और आपको बताता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं श्रीमान अजीत डोभाल, उनकी एक संस्था है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, यही है ना उनकी संस्था। उस संस्था ने 9 चीनी संस्थाओं से डोनेशन लिया है उनसे। और यही नहीं, जो उनके विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, उनके जो बेटे हैं वो एक कंपनी में ऑब्जर्वर करके एक कंपनी है, उस कंपनी के वो डायरेक्टर हैं। ORS करके है एक कंपनी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करके है, उसके वो डायरेक्टर हैं। और उस कंपनी ने भी चीनी दूतावास से एक बार तो 1,25,00,000 रुपए लिए हैं और 50 लाख रुपए बाद में लिए हैं। और कंपनियों से उन्हें पैसा मिल रहा है, ये अमेरिकन कंपनी है। क्या कर रहे हो आप? मतलब उनके साथ में बैठ के आप सौदेबाजी कर रहे हो, पैसा हमसे ले रहे हो, नाम लगा रहे हो राजीव गांधी फाउंडेशन पे कि वो पैसा ले रहे हैं। उन्होंने जबकि सारा दिन का आपका कुछ नहीं है। यही नहीं, कई जो चीनी कंपनियां हैं उन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है और ये बाकायदा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री डिनाई करें, बताएं क्यों लिया पैसा उनसे, कैसे लिया पैसा? कठोर कदम यह होता है कि चीन के साथ में जो हमारा व्यापार है, सैनिक जो हमारा जो विकल्प है, मैं समझता हूं वो विकल्प सही समय के लिए हमें रखना चाहिए, तैयारी हमारी होनी चाहिए, सही समय के लिए होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो कठोर कदम है कि चीनी सरकार और चीनी कंपनियों के साथ जो भी हमारे रिश्ते हैं वो रिश्ते हमारे खत्म किए जाएं, उनके साथ करार बिल्कुल खत्म किए जाएं, चाहे उसमें फायदा हो नुकसान, इसकी बात नहीं है। जब देश के मान सम्मान के स्वाभिमान की बात है तो हमें वो रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे। आप देखिए रिलायंस का चीनी कंपनियों के साथ समझौता, उसका अडानी का चीनी कंपनियों के साथ समझौता, विप्रो का समझौता, इंफोसिस का समझौता,
और कितनी ही कंपनियां हैं, एक नहीं है, कितनी ही कंपनियां हैं जिनके जो है उनके साथ में समझौते हैं। तो कर क्या रहे आप? क्या कदम उठाए? सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। केवल इस देश की जनता की आंख में धूल झोंकी है प्रधानमंत्री ने लेह लद्दाख का दौरा करके, और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि वहां ना कोई आया है चीन का, ना कोई पोस्ट कब्जे में, फिर प्रधानमंत्री जी वहां क्यों गए? निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए था। मैंने इसीलिए तो बताया, ये इस सेंटेंस के बाद में वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री का यह कहना कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसके बाद तो सारी चीजें खत्म हो गई। इसके बाद तो किसी मामला ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है। बेशक प्रधानमंत्री इन सब चीजों को डिनाई कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट से जो इमेज ली जा रही है उससे जो पता लग रहा है कि चीन कितना घुसाया, और जो पत्रकार हैं, फौज के रिटायर्ड जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल से, वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो जो है पेंगोंग झील के इलाके में 8 किलोमीटर अंदर घुस आया, देपसांग के इलाके में 18 किलोमीटर अंदर घुस आया, वो आगे जो है एक जो गलवान की घाटी है जहां पहले एक टेंट था, अब उसकी जगह परमानेंट और बड़ा टेंट बना लिया, और फिंगर 4 पे ही हमें रोक दिया। हम फिंगर 2 पे हैं, जबकि हम फिंगर 8 तक हम जाते थे वहां पे गश्त करने। और ऊपर जो हमारा गोल्डी है, जो गोल्डी वो हमने वो बनाई है एयर, जो एक एयर पट्टी जो हमने बनाई है, वहां तक हम जा नहीं सकते। वो सॉरी, वहां तक जो है उसके पास भी आके वो चीन बैठा हुआ है, वहां से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको भी हमारे वो खतरा है। सो हम कर क्या रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं? प्रधानमंत्री इन सारी चीजों को नकार रहे हैं। ये स्थिति है तो मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री को पूरी ईमानदारी के साथ में जनता के सामने आना चाहिए, और जो सच है, जो सही है, वो बताना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो रणनीति है उस चाइना को डिफीट करने की, वो रणनीति निश्चित रूप से सीक्रेट होनी चाहिए, नहीं बताई जानी चाहिए। पर बाकी जो फैक्ट है वो तो आप देश की जनता को बताओगे, वो आपकी जिम्मेदारी है।